हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव। देखिए कक्षा 10 के लिए फिजिक्स में चौथा चैप्टर आपका चल रहा है मानव नेत्र। इस मानव नेत्र में आज का टॉपिक है प्रिज्म। इस प्रिज्म के संबंधित बातें हमने पिछले 18 नंबर वीडियो में आपको चर्चा किए हैं। यहाँ से हमने एक घटना की चर्चा किया था, वर्ण विक्षेपण, जो कि आपके सामने एक दृश्य दिखाई दे रहा है। तो वर्ण विक्षेपण एक बार हम आपको फिर से चर्चा कर लेते हैं, तब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक प्रिज्म लेते हैं। ये प्रिज्म कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का। ये प्रिज्म होता है। ये ठोस माध्यम का काम करता है और हवा जो होती है वो विरल माध्यम का काम करती है, क्योंकि हवा ना बुलाया होती है, उसमें आप ज्यादा दौड़ सकते हैं। जिसमें हम लोग ज्यादा गति कर सकते हैं वो आपका कहलाता है विरल माध्यम, और जिसमें गति करना आसान न हो, कठिन लगे, तो कहलाता है सघन माध्यम। तो कांच में उतना तेज दौड़ नहीं सकते हम लोग, हवा में तो तेजी से दौड़ सकते हैं। तो वैसे प्रकाश भी होता है। प्रकाश क्या करता है कि वायु में तेजी से चलता है, लेकिन कांच में क्या पहुंचता है, क्या हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है। तो जब प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में बदल जाती है तो ऐसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन में होता क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक रास्ते से विचलित हो जाता है, यानी थोड़ा सा अपने वास्तविक रास्ते से डैमेज हो जाता है, दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। तो ऐसी घटना को हम लोग अपवर्तन करते हैं। और हमने सिद्ध किया था प्रिज्म में इसके पहले कि प्रिज्म से वास्तव में अपवर्तन होता है, क्योंकि एक दो माध्यम अलग अलग हो गए तो अपवर्तन जरूर होगा। तो उसी क्रम में वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है, वर्ण माने रंग और विक्षेपण माने होता है अलग अलग हो जाना। तो सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इस वर्ण विक्षेपण की घटना को प्रिज्म लेके समझाया था और बताया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर गिरता है, ठीक, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। तो जब ये किसी अपवर्तक पृष्ठ पर गिरता है तो प्रिज्म से निर्गत होने के पश्चात प्रिज्म से जब बाहर निकलता है तो अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, अर्थात अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है। किस रंगों में? 7 रंगों में। इन 7 रंगों का नाम होता है VIBGYOR। विबग्योर नाम से जानते ही हैं। इसको वायलेट बोलते हैं, इसको कहते हैं बैगनी। वायलेट माने होता है बैगनी। इसको इंडिगो कहते हैं। इंडिगो माने होता है जामुनी। ये दूसरा रंग है। तीसरा रंग यहाँ पे है ग्रीन। तीसरा रंग यहाँ ब्लू है। ब्लू माने होता है नीला। इन रंगों का नाम हिंदी में जानते होंगे आप लोग। ग्रीन माने होता है हरा, येलो माने होता है पीला, और ऑरेंज माने होता है नारंगी, और रेड माने होता है लाल। तो आप लोगों ने क्या देखा कि लाल से बैगनी से लेकर लाल तक ये 7 रंग जो होते हैं वो श्वेत प्रकाश में पाए जाते हैं। लेकिन वैसे साधारण आंख से हम लोग देखते हैं कि इन 7 रंगों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन प्रिज्म क्या करता है, इन 7 रंगों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। तो प्रकाश, श्वेत प्रकाश का अपने इन 7 रंगों में बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस घटना को सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रिज्म से जब इन्हें गुजारेंगे तो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इन 7 रंगों के समूह को उन्होंने क्या नाम दिया? इस 7 रंगों के समूह को उन्होंने कहा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम नाम दिया कि ये 7 रंगों को मिलकर क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम कहाँ से चालू होता है? बैगनी से लेकर लाल तक। यानी आधार प्रिज्म का ये वाला भाग आधार कहलाता है। आधार की ओर बैगनी रहती है और आधार से दूर कौन आता है? लाल। ठीक, तो बैगनी से लेकर लाल तक आते हैं। जिसमें बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कम होता है। बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है? कम। सबसे कम बैगनी का होता है तरंग दैर्घ्य, और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य अधिक। तो इसमें जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो कम दूरी तय करेगा। इसीलिए देखे होंगे श्वेत प्रकाश जब सूर्य से चलता है तो बैगनी देखो सबसे ज्यादा अपने उसका वास्तविक रास्ता है,
बैगनी देखो सबसे ज्यादा दूर विचलित हो गई है, देखो सबसे दूर विचलित बैगनी है, सबसे कम विचलित कौन है, लाल ना। तो जब लाल सबसे कम विचलित है तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, और बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हो गई तो सबसे कम दूरी तय करेगी हवा में। तो हवा में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को ही कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। यही कारण है कि सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो बैगनी रंग आसमान में ही बिखर जाती है, वो दूरी कम तय कर पाती है, बिखरती ज्यादा है, देखो ज्यादा नहीं बिखर रही है, अपने रास्ते से ज्यादा बिखर गई। तो इसलिए बैगनी रंग के बिखरने से आप देखे होंगे कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, बैगनी का लगभग जो होता है नीले के समकक्ष होता है, लगभग नीला भी उसमें मिला होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, चाल भी कम होती है। ठीक, और लाल का ज्यादा होता है, इसलिए देखे होंगे सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग ज्यादा दूरी तय करता है हवा में, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो लाल ज्यादा तय करता है, इसलिए आप देखोगे सिग्नल वगैरह तारे लाल रंग के बनाए जाते हैं, ताकि हमें दूर से ही खतरे का पता चल जाए। सिग्नल जितने होते हैं, जैसे रेलवे में देखो लाल रंग का सिग्नल होता है, या मोटर वाहनों में देखो पीछे मोटर के पीछे लाल रंग चलता है, या टावर वगैरह देखो रात में चलते हैं उनके ऊपर लाल लगाया जाता है सिग्नल आपका, जिससे हमें खतरे का निशान दूर से ही पता चल जाता है, क्योंकि लाल रंग हवा में ज्यादा दूर तय करता है और हमारे आंख पे जल्दी पहुंच जाता है, इसी कारण हम खतरे के निशान का पता लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ तक बात, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रिज्म का ये वर्ण विक्षेपण की घटना थी जिसको न्यूटन ने इनके द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया, प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में बढ़ जाना है, क्या है वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग चलते हैं इसकी घटना में, देखते हैं वर्ण विक्षेपण के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या देखेंगे हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन। हेडिंग है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ये आपकी हेडिंग है, इसको अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, अंग्रेजी करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, बड़ी अच्छी परिभाषा इसकी निकालेंगे, बड़े आराम से इसको समझाया जाएगा आपको। होता क्या है कि हम लोग देखते होंगे वायुमंडल जो होता है हम लोगों का, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो होते हैं ये आपके वायुमंडल कहलाते हैं, हवा से भरा हुआ मंडल होता है, पृथ्वी के नीचे भी होता है, 8 किलोमीटर नीचे माना जाता है वायुमंडल, 6 किलोमीटर ऊपर माना जाता है। कुल मिलाकर के जो वायु का विस्तार है वायुमंडल के रूप में वो कितना है, 14 किलोमीटर है, 8 पृथ्वी के नीचे है और 6 ऊपर। इस वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल है, हवाओं का जो मंडल, वायुमंडल मतलब हवाओं का मंडल, हवाओं में क्या होता है, गैस ना, ऑक्सीजन गैस होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस या वायु के रूप में ऊपर पाई जाती है, इसमें विभिन्न प्रकार के अन्य भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे देखो अन्य गैस के कण, धूल के कण ना, जो आपके क्या कहते हैं धुएं के कण, कभी कभी पानी के भी कण पाए जाते हैं हवाओं में। ठीक, विभिन्न गैसीय पदार्थ जब यहाँ छोटे छोटे कणों के रूप में वायुमंडल में विद्यमान होते हैं तो होता क्या है, देखो ध्यान से, मान लो छोटे छोटे कण हैं जो हवा में जलवाष्प वगैरह, अभी आपको धूल वगैरह बताया गया, ये मौजूद होते हैं वायुमंडल में। करता क्या है कि जब कोई प्रकाश यहाँ से आके टकराता है, इन छोटे छोटे गैसीय कणों से वायुमंडल में प्रवेश करता है पृथ्वी के, तो जब इन छोटे छोटे कणों से टकराता है तो पहले ये प्रकाश जो होता है अवशोषित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इन छोटे छोटे कणों के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। अब अवशोषित करने के पश्चात क्या होता है कि पुनः ये कण क्या करते हैं, उस अवशोषित प्रकाश को सभी दिशाओं में ऐसे बिखेर देते हैं, सभी संभव दिशाओं में उसे क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक, कैसे कहेंगे इसको, कहेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से, वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से जब कोई प्रकाश उसमें प्रवेश करता है अति सूक्ष्म कणों के मंडल में, तो ये अति सूक्ष्म कण क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके पुनः उसे क्या करते हैं, सभी दिशाओं में विकिरित कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में विकिरित करने की क्रिया को क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक, जिसमें बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे
ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग बिखरता कम है और सीधी दूरी ज्यादा तय करता है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा बैगनी रंग का, और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने प्रकीर्णन की घटना को देखा कि जो छोटे छोटे कण द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके उन्हें सभी दिशाओं में फैला दे रहे हैं, ऐसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, अब इसके संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके प्रकीर्णन के संबंध में एक नियम दिया और इन्होंने बताया कि जो आपतित प्रकाश जो आ रहा है, यह आपतित प्रकाश जो होता है इसकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता माने होता है कितने प्रति सेकंड कितने क्षेत्रफल पे ये प्रकाश आके टकरा रहा है, उसी को तीव्रता कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी प्रकाश या सूक्ष्म कणों द्वारा विकिरित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्धात के अनुपाती होता है। यानी विकिरित जो प्रकाश से फैल रहा है इसकी जो तीव्रता होती है वो आने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के, 4 घात है यहाँ पे, चतुर्थ घात के, अगर 1 करके कोई चीज लिखा है जिसे द्विसमानुपाती बोलते हैं, यही नियम उन्होंने दिया और बताया कि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी, अर्थात वो कम फैलेगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हमने पीछे बताया था ज्यादा होता है, इसलिए विकिरित प्रकाश अर्थात तीव्रता फैलने की कम होती है लाल की, वो दूरी ज्यादा तय करता है। तो ये तो हुआ प्रकीर्णन संबंधित बात। आप इसके सूत्र के द्वारा आसानी समझा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ज्यादा फैलेगा, कौन सा पदार्थ कम फैलेगा, इस सूत्र के द्वारा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती हमेशा उल्टा संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी, और तरंग दैर्घ्य घटेगा तो तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, इनके द्वारा आप किसी भी रंग का डिक्लेयर कर सकते हैं किसका तरंग दैर्घ्य या किसकी तीव्रता अधिक होगी, किसका प्रकीर्णन कम होगा, किसका ज्यादा होगा। ठीक, अब इसके संबंध में, प्रकीर्णन के संबंध में एक बात रखी गई कि देखो तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन की घटना तभी होगी जब इस प्रकीर्णित, जो प्रकीर्णित प्रकाश है जिसके द्वारा प्रकीर्णित किया जा रहा है इसको प्रकीर्णक कहते हैं। दो एक कण होते हैं इनको क्या कहते हैं, प्रकीर्णक। छोटे छोटे जो गैस के कण है या धूल के कण, इनको क्या कहा जाता है, प्रकीर्णक कहा जाता है। तो ये एक बात इसलिए रखी जाती है कि यदि प्रकीर्णक का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा की तुलना में छोटा है तभी आपके प्रकीर्णन की घटना होगी। अर्थात इनका आकार जो होता है वो ए होता है, अगर यह ए लेस देन लैम्ब्डा है तभी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होगी, अन्यथा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनका आकार तो आने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से छोटा होना चाहिए, अन्यथा आपका ये प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। यही कारण है कि आसमान में अगर कोई खंड हम रख दें, पृथ्वी का रख दें, पत्थर का खंड रख दें तो प्रकीर्णन नहीं होगा, बल्कि उसकी छाया पीछे दिखाई देगी। जबकि धूल के कण, गैस के कण हमें दिखाई नहीं देते, इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं और उनसे प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन जब हो जाता है इसी कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, जबकि वो गैस के कण हम नहीं देख पा रहे, इतने छोटे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रकीर्णक का जो आकार होगा वो हमेशा आने वाले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, जो बताया था आपको पीछे, लैम्ब्डा से हमेशा छोटा होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म आकार का कण होना चाहिए। ठीक, प्रकीर्णन तक ये आपका टॉपिक चला। अब इसके आगे इसमें रमन इफेक्ट है, रमन प्रभाव है, तब ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, तब इसमें आपको आगे प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।